बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, फोर्स से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना है तो उसके लिए इन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो आप कंप्लीटली तौर पर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको अच्छी तरह से सिचुएशन समझ में आ जाएगी। बहुत आसान ये फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इससे क्या मकसद है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसका मुझे जवाब दें आप। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर अगर मैं एक बंदा ताकत लगाता हूं तो ये एक्सेलरेट करेगा, ताकत का मतलब एक्सेलरेशन होना चाहिए। मैं इस डायरेक्शन में ताकत लगा रहा हूं। अब ये एक ताकत वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया है और यहां पर मैं लिख देता हूं F। अब मुझे ये बताएं कि अगर दो बंदे ताकत लगाएंगे सेम डायरेक्शन में इसी तरह से, या मैं अकेला पहले कम ताकत लगा रहा था, उसके बाद मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? तेज हो जाएगा। तो ये कम और ज्यादा वर्ड क्या बताना चाह रहा है यहां पर? मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ताकत कितने मैग्नीट्यूड से लग रही है। उसके बाद दूसरी बात आती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन है उसका क्या असर होगा। मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, अभी ताकत इस डायरेक्शन में लगी हुई है जैसा कि आपको वेक्टर की डायरेक्शन नजर आ रही है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करके हम दिखाते हैं? हम इस वेक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड कम करना है तो आपने मैग्नीट्यूड कम कर दिया वेक्टर की लंबाई को छोटा बड़ा करके। लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन देखिए अभी यहां है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इसके बजाय ये ताकत यहां पर लगाता तो क्या सेम असर होता? नहीं। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखें तो सेम है, मान लें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या चीज बदल गई? डायरेक्शन। अगर फोर्स की डायरेक्शन बदलती है तब भी उसका असर चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज अभी तक आपने क्या ध्यान में रखनी है? कितनी लग रही है मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में लग रही है ताकत, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि उसका असर मुख्तलिफ होगा। अब एक बात और मैं यहां पर साथ साथ डायरेक्शन के आपके बताता चलूं कि फोर्स जो है आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के यहां, अगर मैं यही सेम फोर्स इसी डायरेक्शन में यहां पर लगाऊंगा तो आपको क्या लगता है असर मुख्तलिफ होगा, सेम होगा? सेम होगा। अगर कोई भी ताकत एक स्ट्रेट लाइन पर लग रही होती है तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना बदले तो उसका असर सेम रहता है। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और यहां हम इसको पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग वेक्टर में। स्लाइड कर सकते हैं वेक्टर को, आप यहां से इसको पुल करें या यहां से इसको पुश करें। अगर सेम ताकत सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो उसका असर सेम रहेगा। यह बात समझ आती है? इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन पर हम ताकत कहीं भी लगा सकते हैं। सो इट मींस के डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उससे मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ताकत का असर सेम रहेगा। अच्छा, अब ये बात आपने एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां जहन में रखना होता है, तीसरा, फोर्स ऑन पार्टिकल, रिजिड बॉडी या रियल बॉडी। क्या आप एक पार्टिकल पे ताकत लगा रहे हैं या किसी बॉडी पे ताकत लगा रहे हैं? रिजिड बॉडी मैंने आपको समझाया था जो डीफॉर्म नहीं हो सकती, अपनी शेप नहीं बदल सकती, या रियल बॉडी है जो अपनी शेप भी बदल सकती है। किस पर ताकत लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर एक पार्टिकल पर आप ताकत लगाते हैं और एक बॉडी पर ताकत लगाते हैं, क्या उसका इफेक्ट सेम रहेगा? बॉडी का मतलब आपको पता है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, पूरी बॉडी पे ताकत लगा रहे हैं। सो ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब वो बॉडी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। सो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो जिस पर आप ताकत लगा रहे हैं क्या वो पार्टिकल है, बॉडी है, रिजिड बॉडी है या रियल बॉडी है। अब चौथे नंबर पे देखते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये एक पूरी बॉडी है, आपको क्या लगता है कि मैंने इस पॉइंट पर, इस बॉडी के इस पॉइंट पर ताकत लगाई है, अगर भले मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना बदली करूं, अगर मैं यहां पर ताकत लगा दूं तो आपको क्या लगता है यही सेम ताकत सेम असर करेगी? नहीं। अगर यही सेम ताकत में यहां लगा दूं, नहीं। अगर यही सेम ताकत में यहां लगा दूं, नहीं। अगर मैं डायरेक्शन बदल के सेम मैग्नीट्यूड वाली ताकत यहां लगा दूं, क्या सेम असर करेगी? नहीं।
तो इसका मतलब अभी मैं क्या बदल रहा हूं इस बॉडी पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पहले इस पॉइंट पर ये ताकत लग रही थी बॉडी के, अब इधर लग रही है, अभी इधर लग रही है। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपको लाजमी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर ताकत लग रही है, और हर जगह का अलग अलग असर होगा। हाँ, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलहदा अलहदा असर दिखाएगी। मिसाल के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस पेन पर अगर मैं सेंटर में ताकत लगाऊंगा तो क्या होगा? सीधी आगे बढ़ जाएगी। मेरा हाथ को नहीं कंसिडर करें, मेरा सिर्फ पेन को देखें। अगर मैं यहां ताकत लगाऊंगा तो क्या होगा? सीधा आगे चली जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर मैं यहां ताकत लगाऊंगा तो क्या होगा? घूम जाएगी। आपको याद है फोर्स का फॉर्मूला? अब मुझे ये बताएं कि अगर एक्सेलरेशन को मैं सेपरेट करता हूं, डिवाइडेड ए बराबर आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम। अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा होता है तो आंसर क्या होने लग जाता है? छोटा होने लग जाता है। इसका मतलब मास ज्यादा होगा। नीचे कौन सा पैरामीटर है? मास। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब ये बताएं प्यारे बच्चों, इस बॉडी पर पहले मैं इस पॉइंट पे ताकत लगा रहा था तो इधर का मास और इधर का मास बराबर था, तो दोनों सेम एक्सेलरेट कर रहे थे, सीधा चला गया ये हर एक पार्टिकल। अगर मैं यहां ताकत लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल रहा हूं। ठीक है, अब पहले इस पॉइंट पे लगाई थी, अब इस पॉइंट पे ताकत लगा रहा हूं, तो क्या होगा? इधर मास ज्यादा, इधर मास कम है। ज्यादा मास का मतलब एक्सेलरेशन कम, कम मास का मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहां फोर्स लगाने पे इसका एक्सेलरेशन कम है, ये पीछे रह जाएगा और ये जल्दी से आगे बढ़ जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। तो आपको ये क्या नजर आएगा? रोटेशन। ये है ये। सो इस तरह से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का अलग अलग असर होता है इसका। और ये प्योरली रोटेशन नहीं होगी, जितना मास ये इधर और इधर होगा उतनी ट्रांसलेशन हो जाएगी, बाकी जितना मास एक्सेस होगा वो रोटेट करवा देगा उसको। ये बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म है या नहीं है, क्या ट्रांसलेशन होगी या रोटेशन होगी, इस पे हम आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ वेक्टर। अब फोर्सेस में ना डिफरेंट तरह के हम टाइप्स देखते हैं। एक कहलाता है फ्री वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो मैंने सिंपली टाइप्स ऑफ वेक्टर लिख दिया कि फोर्स कितनी टाइप्स में काम कर रहा होता है वेक्टर की। सबसे पहले है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब यह है कि आप किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कहीं से भी ताकत लगा दें, कोई भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उसका असर हमेशा ही सेम रहेगा। जबकि फोर्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता, असर हर जगह पर हमेशा मुख्तलिफ होता है। हाँ, असर कब सेम रहता है? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग वेक्टर। देखिए ना, यहां से यहां स्लाइड कर दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा लाइन ऑफ एक्शन में। अब हम बात फ्री वेक्टर, मतलब फोर्स में बहुत कम सिचुएशंस है जहां पे फोर्स फ्री वेक्टर की तरह काम करती है कि कहीं भी ताकत लगा दें असर सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगा दें। लेकिन आमतौर पर जो फोर्स काम कर रही होती है वो एज अ स्लाइडिंग वेक्टर काम कर रही होती है, और बहुत कम सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे फिक्स वेक्टर के तौर पे काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई इलास्टिक स्ट्रिंग इसके साथ बांधूं जो खिंच सके, स्ट्रेच हो सके। अब अगर मैंने एक इलास्टिक स्ट्रिंग बांधा, इसके साथ डोरी बांधी जो खिंच सकती है, और मैं इस डब्बे को इतनी दूर से खींच रहा हूं, तो उसका असर, और थोड़ा सा दूर करके खींच रहा हूं, हालांकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है मेरा, क्या असर सेम रहेगा? नहीं, क्योंकि वो जो डोरी है दूर करने पर ज्यादा खींचेगी। सो इसका मतलब जिस जगह पर आप असर देखना चाहते हैं उसी जगह पे फिक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इस सिचुएशन में ये फिक्स वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब तक हमने क्या देख लिया? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाई कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का, उसके बाद किस डायरेक्शन में लग रही है ताकत, उसके बाद क्या वो एक पार्टिकल है, रियल बॉडी है या रिजिड बॉडी है, उसके बाद उस बॉडी पर किस पॉइंट पर ताकत लग रही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी पर लगती है, पार्टिकल की बात नहीं होती। ठीक है, अब वो बॉडी इटसेल्फ यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हमने देखना पड़ेगा क्या वो एज अ फ्री वेक्टर है, फिक्स वेक्टर है या स्लाइडिंग वेक्टर है। सबसे ज्यादा इन तीन में से कौन सी टाइप फॉलो करता है फोर्स? स्लाइडिंग। ठीक है, अब छठे नंबर पे बात करते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस। फोर्स, एक फोर्स जरूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगे,
मल्टीपल फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लगती हैं। एग्जाम्पल में लेता हूं, पहले मुझे इस बात का जवाब देंगे आप बच्चे, क्या इस बॉडी पर एक फोर्स ये लगी हुई है, दूसरी फोर्स ये लगी हुई है और तीसरी फोर्स ये लगी हुई है? पहले आप देखें, सबसे पहली सिचुएशन देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगी हुई है तो ये बॉक्स कहां जाएगा? इधर। अगर यहां लगी हुई है तो इधर, अगर यहां लगी हुई है तो इधर। अब अगर तीनों ताकतें एक साथ लग जाएं इस बॉडी पर, तो क्या एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट ऊपर भी, इधर भी और इधर भी जाएगा? तीन जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब एक ही जगह जाना है। ठीक है, क्या मुमकिन है एक ऑब्जेक्ट के लिए कि तीन ताकतें लगी हैं तो ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है? नहीं, ये एक जगह जाएगा। और वो कौन सी जगह होगी? वो हम निकालते हैं वेक्टर एडिशन के जरिए। ठीक है, आप इस वेक्टर को यहां ले आए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले बगैर, देख लें उतना ही बड़ा है, और उसी डायरेक्शन में इस वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए यहां मिला दें, ये दूसरा आ गया। इस वेक्टर को यहां मिला दें, ये तीसरा आ गया। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस जमा हो गई। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं? पहले वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के सो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये बता रहा है इन तीनों के नतीजे में ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, जो डायरेक्शन इसकी है, और जितना मैग्नीट्यूड है इसका, जितनी लेंथ है इस वेक्टर की, उतने मैग्नीट्यूड से यहां जाएगा। सो एक जगह जाएगा ये। सो इस तरह 1000 फोर्सेस क्यों ना अमल कर रही हो इस पर, सबका रिजल्टेंट करें हेड टू टेल रूल के जरिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सबको ऐड करें हेड टू टेल रूल के जरिए, और उसका जो रिजल्टेंट होगा ऑब्जेक्ट उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में उतने मैग्नीट्यूड से जाएगा। बात समझ आती है? सो एक से ज्यादा फोर्सेस किस तरह आपने सिचुएशन में देखनी है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे एक बात का आप बच्चे जवाब देंगे। अब मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों कि ये दो ताकतें हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगी हुई थी और यहां भी 10 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है। ये बॉक्स कहां जाएगा? पता है, यहां इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स है, यहां इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं रहेगा। इसका मतलब ये रुका रहेगा। उसकी रीजन क्या है? यहां पे दो ताकतें हैं और दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो इट मींस कि हमें यह देखना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह बदलने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, कि ताकतें एक से ज्यादा तो हों, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो जीरो वेक्टर ना हो। क्योंकि आपने क्या किया, इसको आपने अगर +10 माना, इसको F1 F2 कर देते हैं, दोनों फोर्सेस को जमा करते हैं F1 + F2, तो +10 में -10 होगी, तो आपने कहा 0 न्यूटन, कोई ताकत ही नहीं लग रही। इसी तरह से अगर मैं इस दीवार पर ताकत लगा रहा हूं 5 न्यूटन की, तो रिस्पॉन्स में दीवार भी मुझ पे कितनी ताकत लगा रही है? 5 न्यूटन। सो इन रिस्पॉन्स ये दीवार कहीं भी नहीं जाएगी। इसको अभी हम आगे समझते हैं, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, बिहेवियर ऑफ फोर्स। यहां तक क्लियर है मामला? इस ऑब्जेक्ट को हिलने के लिए फोर्सेस क्या होना चाहिए? अनबैलेंस होना चाहिए। अगर मैं ये 5 न्यूटन कर देता हूं तो अब डब्बा कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। क्या उतनी ही तेजी से जाएगा जब ये ताकत नहीं थी? स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया? उसको रोक दिया। यहां से एक और नतीजा आप निकाल सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ताकत लगी हुई है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि उस ताकत को मेरे पास मुख्तलिफ तरीके हैं खत्म करने के। या तो मैं जिस वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है वो वजह हटा दूं, या उसी के इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स लगा दूं, तो हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, ये भी काम हम कर सकते हैं। अगर मुझे ये बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या ये है कि इस पे कोई ताकत नहीं लगी हुई? नहीं, इस मुमकिन है कि ना लगी हो, और मुमकिन है कि जो ताकत लगी हुई है उसी के काउंटर एक और ताकत ने उसको क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। तो जीरो फोर्स का मतलब ये है कि बैलेंस फोर्स, और अगर अनबैलेंस होगी ताकत तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या अगर सिंगल फोर्स लगी हुई है, क्या सिंगल फोर्स कभी बैलेंस फोर्स हो सकती है? नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे दुनिया से बाहर भेज दें और मैं पूरी दुनिया पर ताकत लगाऊं, तो दुनिया एक्सेलरेट करेगी? अगर अनबैलेंस है, एक ताकत लगा रहा हूं ना मैं, तो दुनिया एक्सेलरेट करेगी? बिल्कुल, क्योंकि अनबैलेंस है। ठीक है, पूरी दुनिया एक्सेलरेट करेगी। उसका रीजन ये है कि
मेरी ताकत को बैलेंस करने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। हाँ, होगा क्या कि अगर मैं एक डब्बे को ताकत लगा रहा था, उसका मास कम था, वो ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, दुनिया का एक्सेलरेशन बहुत ही स्लो होगा, लेकिन होगा जरूर। सो इट मींस कि सिंगल फोर्स हमेशा अनबैलेंस होती है, और दो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ जब ही बैलेंस हो सकती हैं जब दूसरी फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, जैसे -10 न्यूटन। ये बात समझ आती है? नंबर ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब कितनी ताकतें लगी हुई हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ फोर्सेस। हर एक ताकत का जो बिहेवियर है वो अलग-अलग होता है। मुझे बताएं कि अगर ये डब्बा जमीन पे रखा हुआ है, क्या इस पे कोई रगड़ की ताकत होगी रखी हुई सिचुएशन में? नहीं। इस पे रगड़ की ताकत जब ही आएगी जब मैं इसको धकेलूंगा। इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ जब ही नजर आती है जब कोई चीज कांटेक्ट में हो और उसको आगे धकेला जाए। रखे हुई हालत में फ्रिक्शन फोर्स नजर ही नहीं आएगी, होगी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स तो जब ही होगी जब उसको धकेला जाएगा आगे। ये बात समझ आती है? अब एक बहुत भारी डब्बा है, बस ले लें, रोड पे रगड़ की ताकत होती है, ठीक है। अब मैं एक बंदा बस को धक्का लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, फ्रिक्शन ने उसको क्या किया, काउंटर बैलेंस कर दिया। क्या बस आगे जाएगी? नहीं जाएगी। दो बंदे लगा रहे हैं, ताकत डबल हो गई, क्या अब भी बस आगे जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब जितनी ताकत मैं लगा रहा हूं, फ्रिक्शन की फोर्स उतनी ताकत रिवर्स में लगा रही है मुझ पर। सो ये इफेक्ट देखें फ्रिक्शन किस तरह काम कर रही है। लेकिन जैसे ही 5 बंदे हो गए, अब वो ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, बस आगे बढ़ जाएगी। यानी फ्रिक्शन की ताकत क्या करती है, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की ताकत, बस की ताकत मुझे रोक सकती थी, उसने रोका, बराबर करती रही। ऐसा तो नहीं ना कि देखें मैंने एक बंदे ने ताकत लगाई तो बस ने मुझ पे 5 बंदों जितनी ताकत लगा दी, नहीं। जब एक बंदे ने लगाई उसने भी एक बंदे जितनी ताकत लगाई मुझ पर, बराबर कर रहा है हर वक्त। जब 2 बंदों ने ताकत लगाई आके, बस ने भी 2 बंदों की लगा दी। लेकिन जैसे ही 5 बंदे हुए तो क्या हुआ कि अब वो उसको बराबर नहीं कर सकती थी, बस आगे चल पड़ेगी। सो इसका असर कब अमल में आ रहा है, जब हम ताकत लगा रहे हैं। और मुख्तलिफ बिहेवियर है, ये फ्रिक्शन का टॉपिक है इस चैप्टर में आपके डायनेमिक्स में, वो हम वहां पर भी मजीद इसको डिटेल में देख लेंगे। बात समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन का बिहेवियर मुख्तलिफ है। जब ऑब्जेक्ट रुका होगा तो क्या होगा कि वो मेरी ताकत के बैलेंस करता रहेगा जब तक उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा, और जैसी लिमिट से ज्यादा ताकत लगा दी मैंने, वो चल पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ये डब्बा यहां पे रखा हुआ है, अब डब्बा ग्रेविटेशन की वजह से जमीन की सेंटर में जाना चाहता है, लेकिन वो रखा हुआ किस पर है? सतह पर है। सतह ने क्या किया हुआ है? इसको ऊपर रखा हुआ है। अगर जमीन इस पे ताकत लगा रही है 10 न्यूटन, और जो सतह है वो उस पर 10 न्यूटन ही ताकत लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये डब्बा इधर रखा रहेगा। इस तरह की फोर्सेस क्या कहलाती हैं? नॉर्मल फोर्स कहलाती है। इसको मैं एक और सिचुएशन से समझाता हूं आपको। मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस दीवार पर 5 न्यूटन की ताकत लगाता हूं तो रिस्पॉन्स में दीवार मुझ पे कितनी ताकत लगा रही है? 5 न्यूटन, और मुझे ये हाथ पे फील होगा। अगर मैं ताकत बढ़ा देता हूं, दीवार पे 10 न्यूटन कर देता हूं, तो दीवार ने भी ताकत मेरे हिसाब से बढ़ा दी, 10 ही कर दी। अगर दीवार 10 के बजाय 20 कर देती तो क्या होता? मैं पीछे आ जाता। एग्जैक्टली, जबरदस्त। इसका मतलब मेरे साथ ऐसा अमल नहीं हो रहा। जितनी मैं ताकत बढ़ा रहा हूं उतनी ताकत रिस्पांस में दीवार बढ़ा रही है। मेरी कम है तो दीवार ने भी कम कर ली, मैंने बढ़ाई तो दीवार ने भी बढ़ा ली। सो यही बात आपने बॉक्स के मामले में समझनी है। बॉक्स जितनी ताकत से जमीन उसको खींच रही थी, उतनी ताकत जमीन की सतह ने उसको ऊपर रखने में मदद दी। अगर जमीन ज्यादा लगा देती तो बॉक्स ऊपर उछल जाता। ऐसा तो नहीं होता। तो आप देखें बिहेवियर मुख्तलिफ है। नॉर्मल का बिहेवियर अलग है, फ्रिक्शन का बिहेवियर अलग है, तो हर ताकत का बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन कब अमल में आती है? जब अप्लाइड फोर्स अमल में आएगी, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा तो फ्रिक्शन आएगी, तो अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद, वरना फ्रिक्शन नजर नहीं आएगी। और फ्रिक्शन कर क्या रही है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट को रोकती है, चलाती नहीं है, रोकती है, हमेशा रोकने वाला काम करती है। तो ये भी आप याद रखें कि हर ताकत का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स आपके सामने एग्जांपल है कि ये एक्सेलरेशन को कम करती है, और नॉर्मल फोर्स क्या करती है? हमेशा बैलेंस करती है। सो इसी तरह से डिफरेंट ताकतें, कुछ डायरेक्ट फोर्सेस हैं, वो हम बाद में देखेंगे।
अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आप देख चुके हैं 1 डायमेंशन लाइन होती है, 2 डायमेंशन एक प्लेन होता है और 3 डायमेंशन ये स्पेस होती है। सो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप बस ये समझ लें कि अगर 1 डायमेंशन फोर्स है तो सबसे सिंपलेस्ट केस है जो आप पढ़ने वाले हैं। 2 डायमेंशन है तो उससे मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये कोप्लेनर फोर्सेस कहलाती हैं, जिसमें आपने अभी देखा था एक फोर्स यहां से, एक फोर्स यहां से, एक फोर्स यहां से, जिसमें हमने वेक्टर एडिशन की थी। ये 2D फोर्सेस है। 3D फोर्स कौन सी कहलाएंगी? अगर मुख्तलिफ जगह से असर कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ताकत। सो 3D फोर्सेस इतना काफी है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स। कितनी देर तक ताकत लगी हुई है? आप ये बताएं प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट पर मैंने ताकत लगाई जो 2 का एक्सेलरेशन कर सकता है, तो 0 से वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। अब मैंने ताकत हटा दी, 6 ही रहेगी ना। तो इसका मतलब कितनी देर तक ताकत लगी हुई थी, सिर्फ उतनी देर तक ताकत का असर होगा। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बहुत बड़ी ताकत थोड़ी सी देर के लिए लगा दूं, जैसे बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो ऐसी ताकत इंपल्स कहलाती है। अगर छोटी ताकत बहुत देर के लिए लगा दूं तो वो नॉर्मल फोर्स ही कहलाती है। ये बात समझ आती है? सो ये समझना बहुत जरूरी है कि कितनी देर तक ताकत लगी हुई है, उतनी ही देर तक उसका असर रहेगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि देखें, पहले सेकंड में ये ताकत लगी हुई थी जो एक्सेलरेशन 2 का प्रोड्यूस कर सकती थी। अब पहले सेकंड में ये ताकत यहां लगी हुई है, कितना बढ़ गई? 0 से वेलोसिटी 2। अब ये ताकत यहां नहीं लगी हुई, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 2 ही, एक्सेलरेशन इसका 2 ही प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगले सेकंड बाद इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, 90 डिग्री कर ली, तो ये घूम जाएगा अगले सेकंड में। उसके अगले सेकंड में ये ताकत क्या हो गई? यहां से आ गई, तो ये और ज्यादा बढ़ गई, तो ये इधर हो जाएगा। सो हर एक सेकंड में ताकत अपनी डायरेक्शन बदल रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, किस मैग्नीट्यूड से आ रही है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ताकत कब तक लगी हुई है और उस दौरानिये में कितने मैग्नीट्यूड और कितनी डायरेक्शन से कहां लगी हुई है, असर मुख्तलिफ होता रहेगा। बात समझ आती है? ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। सिंपल सी बात है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने ये देखना है कि भाई एक पॉइंट पे ताकत लगी हुई है या बॉडी पे ताकत लगी है, कितने मैग्नीट्यूड से, किस डायरेक्शन में। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग जर्नी, वो जो ताकत लगी हुई है, क्या वो मुसलसल अपनी डायरेक्शन बदल रही है, क्या वो मुसलसल अपना मैग्नीट्यूड बदल रही है या नहीं बदल रही। बस ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसी का असर बदलता रहेगा। अब बात करते हैं फोर्स फंक्शन। ये लिखा है एफ ऑफ एक्स, पोजीशन पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि पहले ये ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग वाली एग्जांपल ले लें कि अगर ये डब्बा स्प्रिंग के साथ अटैच हो, तो आपको क्या लगता है? स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं है, जैसे ही मैं इसकी पोजीशन बदलूंगा तो क्या ताकत सेम रहेगी? ताकत बढ़ जाएगी। और आगे बढ़ाऊंगा तो ताकत, और आगे बढ़ाऊंगा ताकत, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज करने से ताकत बदल रही है। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन बदलेंगे, ताकत बदलती चली जाएगी। एक्स का मतलब पोजीशन, फंक्शन का मतलब क्या है? ताकत मुसलसल बदल रही है। जो मैं बात कर रहा था ना, ताकत बदल रही है, वो असल में फंक्शन का काम है। तो इस केस में ताकत पोजीशन के साथ बदल रही है, पोजीशन बदलेगी, ताकत बदलती चली जाएगी। और ऐसे भी तो हो सकता है कि ताकत टाइम के हिसाब से बदले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, एक सेकंड में ताकत कुछ और थी, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गई, तीसरे सेकंड में कुछ और हो गई। तो फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम या फोर्स फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप किसी मीडियम में फेंकते हैं, हवा में या पानी में, अगर ये पानी में गिरता है तो क्या होगा? पानी के पार्टिकल्स इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितनी तेजी से आप इसको नीचे फेंकेंगे, वो उतनी तेजी से उसको रोकेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता? मैं स्लो फेंकूंगा तो पानी के पार्टिकल्स इसको स्लोली स्लोली रोकेंगे। जितनी तेजी से फेंकूंगा, ज्यादा जोर से फेंकूंगा, तो क्या होगा? पानी के पार्टिकल ज्यादा तेजी से रोकेंगे। अब ये हो क्या रहा है? तेजी से फेंकना, स्लो फेंकना, तो मैं वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? स्पीड। ज्यादा स्पीड से फेंका या स्लो स्पीड से फेंका, उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ये बात समझ आती है? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो किसी एक पर भी डिपेंड कर सकता है या दो से ज्यादा पर भी फोर्स डिपेंड करती है। लास्ट हम पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन। इसका क्या मकसद है? किसी भी, हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। होगा लाजमी इस पेन में भी एक ऐसा पॉइंट। वो पॉइंट पर अगर कोई भी ताकत उस पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट करती है तो ट्रांसलेशन होगी।
इसीलिए तो आपने मुझे जवाब दिया था ना, देखिए मैंने सेंटर में लगाया था, तो आपके जहन में ऑटोमेटिक था कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इधर भी मास उतना, इधर भी मास इतना, यही हुआ था ना। तो ये सीधा भेज दिया, आपने खुद भेजा। लेकिन जैसे ही मैंने ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां किया, आपके फौरन जहन में आ गया तो रोटेट कर जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजर रहा, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है अब ये सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो ये रोटेट कर जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्योरली ट्रांसलेट कराने के लिए जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है कहां होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे। और प्योरली रोटेट कराने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट फिक्स करेंगे और फिर ताकत लगाएंगे तो फिर वो रोटेट करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फ्री बॉडी है, कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया हुआ, तो अब वो ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन भी करेगी, दोनों काम करेगी। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई सवाल?